गरीब माँ की दो अमीर बहुएं। सूरज भैया, मुझे अपने लिए नया सूट लेना है, मुझे 500 रुपए दीजिए। सूरज रहने दे, इसका तो हर रोज का यही है। अच्छा, आपको भी ना 500 रुपए देने हैं मुझे, समझे? मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड के बारे में वरना मम्मी को बता दूंगी। अरे धीरे बोल, पागल माँ सुन लेगी। ये पकड़ पैसे और अब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है। उसके बाद दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। ये है कुंती का परिवार। कुंती के 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़के अजय और सूरज और एक लड़की रूपा थी। बिन बाप के बच्चों को कुंती ने खूब प्यार से पाला था। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। अजय और सूरज अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों सुजाता और रिया से प्यार हो गया। कुंती को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में ना लहंगा पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो। और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार का खर्चा करने की। माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी। अरे, आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो हक बनता है इसका। फिर कुंती ने अपने पैसों से रूपा के लिए लहंगा बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और कुंती की दोनों बहुएं ब्याह करके घर में आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्जों से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। क्या माँ, आप भी ना? तभी कुंती की दोनों बहुएं वहां आती है। अगर दोनों माँ बेटी की खुसर फुसर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लें। और नहीं तो क्या, हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे ये नहीं होगा। चल रूपा, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास और ननंद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत लालच था। सुनिए जी, माँ जी ना रिया को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की बात ले लो, माँ जी ने अपनी सोने की अंगूठी रूपा को दे दी। हाँ, मुझे तो डर है कहीं वो एक दिन ना ये घर भी उनके नाम ना कर दे। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते देर कहाँ लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन अजय और सूरज वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। कैसे पेपर्स? क्या लिखा है इसमें? इसमें यही लिखा है कि आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों में बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी तो अभी मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ना ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर कुंती ने वैसा ही किया। लेकिन अब तो जैसे सुजाता और रिया का सपना पूरा हो गया था। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर गए हुए थे और रूपा की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई थी। तभी अचानक कुंती की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, आप क्या करूं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। रूपा ऑटो में अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है और अपनी भाभी के पर्स से कुछ पैसे ले लेती है। अगली सुबह रूपा घर में खाना लेने आती है। अरे, मेरे पर्स से पैसे तुमने निकाले हैं क्या? हाँ भाभी, वो माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने आपको बहुत फोन किए पर आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स को हाथ लगाने की? सुजाता रूपा को खींचकर चाटा लगा देती है। भाभी। रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी फोन नहीं उठाता। रूपा अपने कमरे में जाती है और उसकी माँ की दी हुई अंगूठी लेकर वो सुनार को बेच देती है और कुछ पैसे लेकर वो अस्पताल पहुंचती है और अपनी माँ की दवाइयाँ लेती है। और 2 दिन के बाद वो अपनी माँ को घर ले आती है।
अपनी भाभीयों के व्यवहार से रूपा को बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन अभी भी वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती। अब रूपा अपनी माँ का अकेले ही ध्यान रखती थी। एक दिन, तुम दोनों अपना सामान बांध लो, हम ये घर छोड़कर दूसरे घर में जा रहे हैं। क्या? नहीं भाभी, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और माँ भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन तुम दोनों को हमारे साथ ही घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? माँ जी अपने रहते इस घर को नहीं बेचने देंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माँ ने ये घर अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज रूपा के भाइयों ने वो वसीयत अपने नाम करवा ली थी, रूपा के नाम नहीं। भाभी, आप माँ को ऐसा कुछ मत बताना, नहीं तो वो ये सब नहीं झेल पाएगी। मैं माँ से खुद बात करती हूँ। लेकिन कुंती उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ, अजय भाई और सूरज भाई ने घर खरीदा है, हम वहां जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जा सामान बांध ले। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। रूपा मजबूर थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर वो अपनी माँ को लेकर अपनी भाभीयों के साथ चली गई। रूपा हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखती थी और उसके भाई सुबह से लेकर देर रात तक ऑफिस में रहते थे। एक दिन रूपा अपनी माँ के पैर दबा रही थी। तुम्हारी ये सेवा हो गई हो तो जरा इधर आओ। और माँ जी, अब आप भी ना अपना ये ड्रामा बंद करो और घर के अंदर जाके काम करो। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? हाँ हाँ, अब उठो और रसोई में पड़े बर्तन मांज लो। उसके बाद कपड़े भी धो लेना। माँ, आप आराम करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो, बाकी काम माँ कर देगी। रूपा कुछ नहीं बोलती। उसे डर था कि कहीं उसकी भाभियां उन दोनों को घर से निकाल ना दे। ऐसे में वो अपनी माँ को लेकर कहाँ जाएगी? अब रूपा और कुंती सारा दिन घर का काम करते थे। रूपा बेटा, तू जाकर अब पढ़ाई कर ले, मैं ये बर्तन सब कुछ कर लूंगी। रूपा रात रात भर पढ़ने बैठती। एक दिन घर में अजय और सूरज की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारियां रूपा और उसकी माँ अकेले ही कर रही थी। तभी पार्टी में एक औरत सुजाता से कुंती और रूपा के बारे में पूछती है। ये दोनों कौन है सुजाता? हाँ, अरे ये हमारी नौकरानियां हैं। ये सुनकर रूपा को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे अपनी माँ को लेकर वो घर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह वो दोनों अपने पतियों को बताती है कि रूपा किसी लड़के के साथ भाग गई है और माँ को भी वो अपने साथ ले गई है। ये रूपा को माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था। हाँ हाँ भैया, देखो तो आज उसकी गलती में फिर से माँ ने उसका साथ दिया है और देखो उसी के साथ चली गई। इधर माँ बेटी एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी माँ का खर्चा निकाल रही थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती है। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली और फिर क्या था, रूपा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। ऐसे ही समय बीता और एक रोज, हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे, हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया रिया। ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था कि अब वो टीम हमारे घर पे आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या पता अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो अब फुटपाथ पर आ जाएंगे। ना जाने किसके श्राप का फल है ये, जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। और तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर रूपा सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई और वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे हुए देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिलने आऊं। अरे, ये सब हमारे कर्मों का फल है रूपा। हमने जो तुम्हारे और बाजी के साथ किया, उसकी सजा हमें मिल गई है। हमें माफ कर दो।
माँ जी कहाँ है? हमें उनसे माफी मांगनी है। आप दोनों घबराओ मत, आप मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ और माँ जी मेरे साथ ही है। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए मैं कुछ करती हूँ। रिया और सुजाता ने रूपा को गले से लगा लिया। रूपा ने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। रिया और सुजाता अपनी गलती के लिए अपने पतियों से माफी मांगती हैं, क्योंकि उनकी वजह से दोनों बेटे अपनी माँ और बहन को आज तक गलत समझते रहे। अब दोनों भाई और भाभियां रूपा के बड़प्पन के आगे झुक गए, क्योंकि आज उनकी रूपा उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी। रूपा दोनों भाभियों और अपने भाइयों को लेकर घर आती है। इनकी इस घर में कोई जगह नहीं है, इन दोनों को यहाँ से अभी निकाल दो। माँ, भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बेटा, जो इन्होंने हमारे साथ और तुम्हारे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं इनकी कभी भी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फिर अजय और सूरज अपनी माँ से माफी मांगते हैं। सुजाता और रिया भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। कुंती सबको माफ कर देती है और एक बार फिर खुशी खुशी वो सब लोग मिलकर रहने लगते हैं। सर्दियों की सुबह थी। सुमन अपने छोटे से कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर सजने संवरने में व्यस्त थी। उसकी माँ ललिता घर के कामकाज निपटाने में जुटी हुई थी। अरे सुमन, तेरे 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया है। मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और झाड़ू भी लगा दी, लेकिन तेरा ये सजना संवरना अभी खत्म नहीं हुआ। सुमन ने पलट कर कहा, माँ, आप हर समय मुझे डांटती रहती हो। अरे डांटती नहीं हूँ, समझाती हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। घर के काम काज सीख ले, वरना ससुराल में न सिर्फ खुद को डांट सुननी पड़ेगी बल्कि मेरी भी फजीहत कराएगी। काम? माँ, आपकी बेटी इतनी सुंदर है ना कि देखना, कोई भी अमीर लड़का आएगा और मुझे रानी बनाकर रखेगा। एक दिन ना हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी, सच कहती हूँ। अच्छा, और अमीर घर का लड़का दहेज नहीं मांगेगा? सुमन बेटा, ऐसे सपने मत देख। हम गरीब लोग हैं, इसलिए तुझसे कहती हूँ कि हकीकत को समझ और मेहनत कर। सुमन गुस्से में रसोई में चली जाती है। माँ और बेटी के बीच ऐसी छोटी छोटी नोक-झोंक रोज होती थी। कुछ दिनों के बाद सुमन की शादी के लिए लड़के वालों का घर आना तय हुआ। ललिता ने सुमन को जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। माँ, वो लोग अमीर तो है ना? सुमन ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ हाँ, उनकी कार से आ रहे हैं, ललिता ने जवाब दिया। वाह, फिर तो ना माँ वो मुझे मेरी खूबसूरती देखकर ना बिना दहेज के ले जाएंगे, सुमन ने खुश होते हुए कहा। थोड़ी देर में एक चमचमाती कार ललिता के घर के बाहर आकर रुकी। लड़के वाले घर के अंदर आए, लेकिन सुमन का छोटा सा घर देखकर उन्होंने नाक और बोहे सिकोड़ना शुरू कर दिया। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। ये सुनकर सुमन हैरान रह गई, लेकिन ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दहेज दे सकें। आप अपने बेटे को वापस ले जाइए। लड़के वाले नाराज होकर चले गए और सुमन का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। माँ, ये हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती है, सुमन गुस्से में कहती है। सुमन बेटा, ये हमारी बेइज्जती नहीं है, ये हमारी हकीकत है। रिश्ते बराबरी के होने चाहिए। अब तू ही सोच, तुझे और अमीर लड़का चाहिए या ऐसा रिश्ता जो टिक सके? ललिता उसे समझाती है और सुमन कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद ललिता ने सुमन की शादी महेश नाम के एक साधारण लड़के से तय कर दी। महेश पढ़ा लिखा था और गन्ने का रस व मूंगफली बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। शादी के दिन महेश किराए की कार में बारात लेकर आता है। सुमन ने सोचा
क्या फायदा मेरी खूबसूरती का। गरीबी में ही जिंदगी गुजारी और अब गरीबी में ही ससुराल में भी गुजर जाएगी। लेकिन महेश अपनी नई दुल्हन को देखकर मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी सुंदर और प्यारी पत्नी दी है। मैं हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। महेश मन ही मन कहता है। सुमन और महेश की नई जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन सुमन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाई थी। महेश दिन भर मेहनत करता था, लेकिन सुमन के शौक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनो जी, मुझे ना 2000 रुपए चाहिए। अभी 3 दिन पहले ही तो 2000 रुपए दिए थे। तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं सुंदर लगूं? पड़ोस वाली भाभी ना नई साड़ी लेकर आई है, मुझे भी वैसी चाहिए। महेश ने उसे शांत करने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन सुमन के इन शौकों ने घर की हालत और खराब कर दी थी। कई साल बीत गए। अब सुमन और महेश के 2 बच्चे सूरज और पायल हो गए थे। एक दिन सूरज ने महेश से पूछा, पापा, हम नानी से मिलने कब जाएंगे? ये सवाल अपनी माँ से पूछो बेटा। हम नानी को ना यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। हमारे पास ठंडी में ओढ़ने के लिए एक ही रजाई है, वो भी फटी हुई। नानी कहाँ सोएगी? जिस दिन तुम्हारे पापा नई रजाई ले आएंगे ना, उसी दिन उन्हें बुला लूंगी। बच्चों के सामने ये सब सुनकर महेश को बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। हे भगवान, मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं? जो कमाता हूँ वो सुमन के शौकों और बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। 2 दिन के बाद अचानक घर के बाहर ललिता की आवाज सुनाई दी। सुमन बेटा, महेश। माँ, आपको इतनी परेशानी हुई होगी। मुझे पता होता तो मैं खुद लेकर आपको आ जाता। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। माँ, आप अचानक? सब ठीक तो है ना? अरे पहले मुझे अंदर तो बुला। ललिता ने देखा कि घर अस्त व्यस्त था, लेकिन सुमन का मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। उसने सब समझ लिया था। रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, सुमन ने महेश से कहा, सुनो, माँ कहाँ सोएगी इस फटी रजाई में? वो मेरी जगह सो जाएंगी, मैं चादर ओढ़ लूंगा। ललिता ये सब सुन रही थी। अगली सुबह जब महेश मूंगफली बेचने चला गया, तो ललिता ने सुमन से बात की। कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? माँ, क्या बताऊं, मैंने तो बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन सब टूट गए। बेटी, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तू हर वक्त महेश को दोष देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं करती। तू भी उसका साथ दे। मैं क्या कर सकती हूँ माँ? मूंगफली बेचूं? मूंगफली नहीं, लेकिन सर्दियों में गज्जक और चिक्की तो बना सकती है ना। देख, जब गाड़ी के 2 पहिए मिलकर चलते हैं ना, तभी वो रफ्तार पकड़ती है। हाँ माँ, मुझे अब सब समझ आ गया। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में आप सबको कितना परेशान किया, पर मैं अब ना बदल कर दिखाऊंगी। वैसे माँ, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं अब चिक्की बनाऊंगी और गज्जक बनाऊंगी, और पैसे कमाकर ना अपने पति का साथ दूंगी। उस दिन पहली बार सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और अपनी सोच बदलने का वादा किया। अगले दिन ललिता ने सुमन को गज्जक और चिक्की बनाना सिखाया। सुनो, ये लो, सारी गज्जक और चिक्की मैंने और माँ ने बनाई है। देखो तो कितनी बढ़िया बनी है। कल से ना आप मूंगफली के साथ साथ इन्हें भी बेचना। देखना, बाजार में अच्छा स्वाद मिलेगा ना, तो ग्राहक मांग मांग कर खाएंगे। महेश ने उन्हें अपनी मूंगफली के साथ बेचना शुरू किया। ग्राहकों को उनका स्वाद पसंद आया और धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ दिन के बाद महेश ने घर के लिए नई रजाइयां खरीदी। ये रजाई माँ के लिए, और ये तुम्हारे लिए, और ये बच्चों के लिए।
सुमन की आंखों में आंसू थे। माँ, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बदल दी माँ। बेटा, बदलाव तूने खुद किया है। अब तुम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाएं। सपने तभी पूरे होते हैं जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाए। सुमन ने अपने घमंड को त्याग कर मेहनत और साझेदारी का महत्व समझा और अपने जीवन को बेहतर बना लिया।